गुड मॉर्निंग स्टूडेंट 10th क्लास। बेटा आज हम करेंगे जो भूमिगत जल है। जैसे कि कल मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताया था कि जो भूमिगत जल है उसका स्तर जो है वो लगातार कितना नीचे की तरफ जाता जा रहा है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जो जल होता है वो नवीनीकरण होता है या अनवीकरणीय होता है, नवीकरणीय साधन होता है या अनवीकरणीय साधन होता है। ठीक है, तो आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखें, भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। ठीक है, भूमिगत जल को दोबारा से रिसाइकल करके यूज़ किया जा सकता है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है। प्रकृति ऑटोमेटिकली जो है इसको रिसाइकल कर देती है। जैसे बारिश का पानी होता है ना बेटा, जो वर्षा हो रही होती है, बारिश हो रही होती है, तो उसमें जो जल है वो कहाँ गिरता है? भूमि पर गिरता है। ठीक है, तो भूमि के जो है उसको सोख लेती है अपने अंदर। ठीक है, जो मिट्टी है वो सोख लेती है पानी को, जितनी उसको ज़रूरत होती है। तो ऑटोमेटिकली जो पानी है जो ऊपर से बरस रहा है, जो धरती के ऊपर गिर रहा है, वो पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है। और जब आप दोबारा पानी की ज़रूरत आपको होती है तो आप नलकूपों के द्वारा पानी को भूमजल से भूमि के अंदर से निकाल लेते हो। ठीक है, तो इस तरह ऑटोमेटिकली जो आपकी प्रकृति है या आपकी जो भूमि है वो ऑब्जर्व कर लेती है पानी को और दोबारा से उसको रिसाइकल करके यूज़ करने लायक बना देती है। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। अति उपयोग कैसे करते हैं? हम इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जितना पानी वर्षा होती है उससे ज़्यादा पानी का यूज़ अगर हम कर रहे हैं, कैसे करते हैं? मान लो कि हम जो ज़मीन से पानी को निकाल कर नलकूपों के द्वारा और उस पानी को हम बेच रहे हैं, तो लगातार एक जगह से पानी भरने के कारण क्या होगा कि उसके आसपास की जो ज़मीन है, मान लो कि आपने यहाँ पर नलकूप लगाया है और यहाँ से आप पानी निकाल रहे हैं, अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, तो यहाँ से आप पानी जो है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, लगातार। और इस पानी का यूज़ आप किस में कर रहे हो? इसको आप बेच रहे हैं पानी को। तो आपने किस रूप में अपना लिया है? इसको एक व्यवसाय के रूप में आपने इस चीज़ को अपना लिया है। तो एक आपकी ज़रूरत के अनुसार जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना पानी निकाल रही हैं, लेकिन एक आप ज़रूरत से ज़्यादा व्यवसाय के लिए आप यहाँ से पानी निकाल रही हैं, तो इसके आसपास की जो ज़मीन है वो ज़मीन क्या होना शुरू हो जाएगी? बंजर होना शुरू हो जाएगी। और अगर ज़मीन बंजर होगी इसका मतलब क्या है कि जो ऊपरी सतह है, ये आपकी क्या है? ऊपरी सतह। तो ऊपरी सतह का जो मीठा जल है वो अत्यधिक दोहन के कारण क्या होगा? जो इसका जल स्तर है वो लगातार गिरता चला जाएगा और ये जो ज़मीन है वो कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसका अति उपयोग कर रहे हैं, हमारा लालच बढ़ गया है, हमने पानी को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग यानी एक व्यवसाय के रूप में हमने इसको इस्तेमाल कर लिया और इससे हम क्या कमा रहे हैं? इससे हम करेंसी, रुपए जो हैं वो हम कमा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम अत्यधिक दोहन कर रही हैं। और कैसे हम इसका अत्यधिक दोहन करते हैं? और दूसरी तरीका से हम क्या करते हैं कि मान लो ये हमारी फील्ड है और इस फील्ड के अंदर हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पर जो है धान की जो फसल है उसको उपजाना शुरू किया है यहाँ पर। अब धान की फसल में आपको पता है कि पानी जो है वो ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होता है। ठीक है, और पानी ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होता है ऐसी फसलों में, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से हम जो पानी इस्तेमाल करेंगे यहाँ के लिए, तो इसमें ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। ठीक है, और ज़्यादा पानी की डिमांड होगी तो उससे क्या होगा? पानी का अत्यधिक अति उपयोग होगा। ठीक है, ये उदाहरण मैंने कल भी बताया था आपको। अब हम करेंगे दूसरा इसका पार्ट, गैर नवीकरणीय साधन। अभी हमने नवीकरणीय साधन के बारे में पढ़ा, तो नवीकरणीय साधन क्या है? भूमिगत जल, भौम जल भी इसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, दूसरा है यहाँ पर गैर नवीकरणीय साधन। गैर नवीकरणीय साधन कौन से होते हैं? जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं।
ठीक है, जिनको हम लगातार, जिनकी क्वांटिटी का हमें पता है, जिनकी मात्रा का हमें पता है कि ये जो हमारे पास जैसे कोयला हो गया, ठीक है, कच्चा तेल हो गया, तो हमें पता है हाँ कि इनकी जो मात्रा है वो सीमित है। कैसी है? सीमित है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि इसकी जो क्वांटिटी है वो सीमित मात्रा में है। इसकी जो मात्रा है, मान लो जो कच्चा तेल है, हमें पता है और लगातार हम इसका अत्यधिक दोहन करते जा रहे हैं। धरती पर एक निश्चित भंडार है, इन संसाधनों का क्या है? निश्चित भंडार है। अब निश्चित मीन्स कि हमें पता है, मैंने जैसा कि ऊपर बताया कि निश्चित यानी कि इसकी मात्रा का हमें पता है कि ये कितनी मात्रा में हमारे पास इसका भंडार है। ठीक है, तो अब ये भंडार जो है एक न एक दिन तो ख़त्म होने वाला है, तो इसकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है। अगर ये एक बार ख़त्म हो गया तो इसको दोबारा से नहीं पाया जा सकता है, दोबारा से ये हमारे यूज़ के लिए, प्रयोग करने के लिए पृथ्वी से हमें नहीं मिलेगा। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कच्चा तेल, ठीक है, फिर मैंने आपको नेक्स्ट बताया कोयला। तो ये ऐसे भंडार हैं हमारे पास, निश्चित मात्रा में है, इनका हमें पता है कि ये हमारे पास इतना है, और आने वाले समय में अगर हमने इनको हमने रिजर्व नहीं किया, इनको हमने बचा के नहीं रखा, तो आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ियों को ये दिखाई भी नहीं देंगे कि कभी ऐसी चीज़ें भी होती थी। ठीक है बेटा, उदाहरण के लिए हम ज़मीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी न हो। इसके लिए हर समय खोज चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ देखें ये तालिका दी गई है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। तो प्राकृतिक संसाधनों का जो अत्यधिक दोहन हो रहा है, जैसे कच्चे तेल के लिए है, तो यहाँ तालिका दी गई है। देखें, ये मध्य पूर्व, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये जो पूर्ण विश्व है, बाकी जो देश हैं वहाँ पर। तो ये भंडार देखें, इतने बिलियन टन है यहाँ पर, इनका इतना भंडार है। भंडारों के चलने की अवधि, ये जो भंडार हैं, ये जो निश्चित मात्रा में भंडार हैं जिनका हमें पता है कि हमारे पास ये भंडार हैं तेल के, ये कितने साल चलेंगे? ये इतने साल चलेंगे। ये देखें, जो मध्य पूर्व में है वो 93 ईयर चलेंगे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है वो 10 ईयर चलेंगे, और जो विश्व के अन्य देशों में है वो 43 ईयर चलेंगे। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त तेल के भंडारों के अनुमान को दर्शाते हैं। अधिक महत्वपूर्ण है कि यह बताती है यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहा तो ये भंडार कितने वर्ष चलेंगे और उसके बाद ये समाप्त हो जाएंगे। भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर है, जिसके पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रत्येक देश पर इसका भार पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडार तो कम है, लेकिन वे इसे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने इराक के ऊपर आक्रमण किया था, क्योंकि इराक के पास पर्याप्त मात्रा में तेल भंडार है, और इराक ने कुवैत के ऊपर आक्रमण किया था, उसको अपने हिस्से में करने की कोशिश की थी, क्योंकि कुवैत के अंदर भी बहुत सारे तेल के भंडार हैं। तो इस वजह से अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक किया था, ताकि इन तेल के भंडार के ऊपर उसका अधिकार हो सके। विकास की धारणीयता का प्रश्न, इसकी प्रकृति और प्रक्रिया में कई अन्य मूल जो नए विषय खड़े होते हैं वो ये हैं। क्या किसी देश की विकास प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है। अगर कच्चा तेल अनिवार्य नहीं होगा तो हमारे जो संसाधन हैं, जो हमारे आवागमन के संसाधन हैं, वो किस प्रकार से चलेंगे, और जो बड़े उद्योग धंधे हैं हमारे वो भी चौपट हो जाएंगे। तो इससे हमारे बहुत सारा ज़्यादा मात्रा में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत को कच्चा तेल का आयात करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए भारत के आने वाले समय में किन समस्याओं का पूर्वानुमान करते हैं? पूर्वानुमान ये है कि आने वाले समय में, क्योंकि विदेशों से जो भारत है वो कच्चा तेल आयात करता है, अगर विदेशों में तेल महंगा होगा तो भारत में भी तेल महंगा होगा, और आने वाले समय में अगर वहाँ पर जो तेल की कमी आ जाती है तो उसका असर भारत पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन
बहुत ज़्यादा है, विश्व की सेकंड देश है जनसंख्या के हिसाब से ये। तो यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो हमें उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर और अनेक उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज का जो आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और इससे आगे का मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं कल अपलोड करूँगी। आप मेरे साथ बने रहे। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस।